So, hello and welcome everyone. In the previous lecture, we studied about useful microbes. Today, we study about harmful microbes. Those particular biotic enzymes or microorganisms that harm your body at a certain level. But first, we study about penicillin. Penicillin, the most common drug used in antibiotics, or can say a group of antibiotics, जो एक फंगस से प्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम है पेनिसिलियम. The story behind this is there was a doctor, or you can say a professor of microbiology called Alexander Fleming. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कुछ बैक्टीरियाज या कुछ फंगस को वेजिटेशन के लिए रखा था. वेजिटेशन के लिए रखा था इन द सेंस वो उसको ग्रो कर रहे थे. तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगस ऐसा निकला जो दूसरे फंगस को खा जा रहा था, दूसरे फंगस को खत्म कर दे रहा था. दैट वाज पेनिसिलियम. इसी पर्टिकुलर एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू की वजह से, एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू इज व्हाट एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू इज, जाने अनजाने में ये डिस्कवरी हो गई. और फिर बाद में क्या हो गया, ये एंटीबायोटिक से बहुत सारे इनक्योरेबल डिजीजेस वो टाइम के भी क्योर होने लग गए. तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स obtained from a fungus Penicillium and is used for controlling the infections caused by bacteria like Staphylococci, Clostridia, Streptococci, etc. Medicines containing penicillin are useful to treat bacterial infections of the ear, nose, throat and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. Pneumonia is high concentration of water in your body, and scarlet fever is something different which I will explain. Scarlet fever. First of all, what is pneumonia? Pneumonia is that particular disease जब आपकी बॉडी के सिस्टम में पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है. और साथ में स्कारलेट फीवर क्या है? स्कारलेट फीवर इज व्हेन यू हैव अ फीवर बट यू ऑल्सो हैव रेड बॉइल्स और रेड पर्टिकुलर स्पॉट्स occurring on your skin from time to time. If it's not a fever, it can be an infection, but if it is both, it is scarlet fever. It's a very kind of eventually harmful disease. Just imagine if you have fever, आप क्रोसिन ले लेते हो या कोई दूसरी दवा ले लेते हो जो फीवर के काम आती है. आपका फीवर सबड्यू हो गया, फीवर लगभग एक टाइम के लिए खत्म हो गया, बट आपके रैशेज नहीं जा रहे, आपकी जो स्किन पे रेड स्पॉट्स आए हैं वो नहीं जा रहे. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्फेक्शन. आप फिर इन्फेक्शन की दवा ले लो. इन्फेक्शन की दवा लेने की वजह से आपको फिर बाद में क्या हो जाता है, आपको उस दवा का कोई ना कोई दूसरा साइड इफेक्ट आ गया, आप उस साइड इफेक्ट के लिए दूसरी दवा ले लो. सो दैट इज वन डिफरेंट थिंग कि आप एक पर्टिकुलर डिजीज से जंप करने जा रहे हो तो दूसरी डिजीज में आपका पैर चला जा रहा है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद स्कारलेट फीवर. स्कारलेट फीवर इज लाइक फीवर विद अ स्किन प्रॉब्लम. दैट इफ द स्किन प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग, द फीवर इज ऑल्सो परसिस्टिंग. अगर स्किन प्रॉब्लम चालू है तो फीवर भी चालू रहेगा. If you don't treat scarlet fever, if you try to just subdue the fever or subdue the rashes or skin problems, it won't get away easily. Harmful microorganisms. Microscopic spores of fungi are present in the air. एयर में फंगस प्रेजेंट रहता ही है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक, गुनी बैग्स, लेदर, वुडन आइटम्स एक्सेट्रा. द फंगल हाइफी fibers of the fungus penetrate deep into the material to obtain nutrition and to reproduce. आपके एयर में फंगस होता ही है. अगर आपका जो खाने वाला जो ब्रेड आता है, मैदे का हो या व्हीट का हो या ब्राउन ब्रेड हो, देयर इज नॉट एक्चुअली ब्राउन, वो सिर्फ कलर कर देते हैं. सो अगर आपके ब्रेड को आप 10 दिन के लिए आप खिड़की में रख दोगे, सो यू विल सी सम लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन वेजिटेशन ओवर इट. मतलब क्या हो गया, आपके एयर का जो मॉइस्चर था और आपके ब्रेड का जो मॉइस्चर था, उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसके प्रेजेंस की वजह से एयर में जो फंगस था वो ब्रेड पे जा गिरा. ब्रेड के अंदर फंगस अपना रूट्स डालने लग गया, रूट्स डाला और फिर बाद में वो वहाँ पे ही रिप्रोड्यूस करने लग गया
थ्रू बर्डिंग और एनी अदर सेक्सुअल प्रोडक्शन मेथड, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका फूड ईटेबल नहीं है क्योंकि उसमें अभी फंगस है, और अगर आप वो खाओगे तो फंगस आपके पेट में जाएगा एंड देन यू माइट हैव द डिजीज रिलेटेड टू इट. दिस कॉजेज मटीरियल्स टू वेयर एंड बिकम वीक. मटीरियल्स टू वेयर एंड बिकम वीक मतलब वो मटीरियल्स को ब्रेक डाउन कर देता है और जिसकी वजह से मटीरियल्स वीक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन योर शूज़ में आप देखोगे कि शूज़ की कुछ शूज़ की सोल बहुत जल्दी निकल जाती है. वाई डज दैट हैपन? बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आप शूज़ यूज़ करते हो जो उसमें क्या होता है, वो आप लोग पानी में पैर लेके चले जाते हो तो शूज़ की सोल गिरी हो जाती है, आपके सॉक्स गिरे हो जाते हैं. तो एयर शूज़ के अंदर जो है शूज़ और आपके पैर के बीच में जो एयर है, अगर वो शूज़ ज़्यादा देर तक पहने रहोगे तो आपके पैर में एक ग्रीन कलर आने लग जाता है और आपके शूज़ में से स्मेल आने लग जाती है. दैट इज़ वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ फंगल वेजिटेशन ऑन योर स्किन और इन योर लेदर शूज़. Various species of fungi grow on food items like pickles, murabba, jam, sauce, chutney, etc. They use nutrients in the food items for growth and reproduction. During this activity, fungi releases mycotoxins, certain poisonous chemicals into the food, and thus food becomes poisonous. Hence, the food on which fungi have grown cannot be eaten. Perfect example of one of the reason of food poisoning. अगर आप देखोगे कि कोई आप सत्संग में जा रहे हो या कोई आप सोशल गैदरिंग में जा रहे हो तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक खाना सबके लिए बनता है और फिर बाद में सबका पेट खराब हो जाता है. Why does that happen? Because sometimes either the one of the ingredients of that food or the whole food is stale. Stale मतलब क्या, बासी हो गया है. बासी हो गया उसके अंदर फंगस आ चुका है. उसको फिर आप गर्म करते हो तो फंगस अंदर ही अंदर मर गया. बट अगर फंगस का बैक्टीरिया अंदर है उसमें तो पूरे फूड के अंदर जो उसको न्यूट्रिशन कंटेंट मिल रहा है वो उसको यूज़ करके खुद ब खुद रिप्रोड्यूस करता जाएगा और फिर बाद में जब आपके सिस्टम में जाएगा तो आपके सिस्टम को अपने उसके वे में हार्म करेगा. अगर स्किन फंगस हुआ तो स्किन आपकी इरिटेट होने लग जाएगी. अगर कोई डेडली फंगस रहा, हार्मफुल हीटेबल फंगस रहा तो आपको हो सकता है कि पेट में अल्सर हो सकता है. अल्सर इज नथिंग बट जो छाले होते हैं मुंह में वैसा. सो फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ योर हार्मफुल माइक्रोब्स इज क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम इज हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपके टोज से लेके ब्रेन तक कुछ भी कर सकता है आपकी बॉडी को. समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग अकर ड्यू टू कम्युनिटी फीस्ट. कम्युनिटी फीस्ट जो मैंने अभी बताया आपको, सोशल गैदरिंग या सत्संग होते जो. हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन? कि मतलब अचानक से फूड पॉइजनस कैसे हो जाता है? वाई? बिकॉज द बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड कुक्ड फूड इज क्लोस्ट्रीडियम. Out of about 100 different species of bacteria, some are free living in soil, while some live in alimentary canals of humans and other animals. 100 तरीके की प्रजाति है बैक्टीरिया की जिसमें से कुछ एयर या सॉइल में रहती है और कुछ हमारे ही एलिमेंट्री कैनाल में रहती है या एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में रहती है. These bacteria are red shaped, broad shaped and produce bottle shaped endospores in adverse conditions. ये रॉड शेप्ड होते हैं और बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स बनाते हैं. एंडोस्पोर्स मतलब स्किन रिलेटेड स्पोर्स जो होते हैं वो. वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दे कैन नॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ एयर बिकॉज दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशंस. ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो इसलिए इस पर्टिकुलर अगर बैक्टीरिया से आप इन्फेक्टेड हो तो उसके लिए आपको एक सफिशिएंट लेवल ऑक्सीजन लेवल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन लेवल पे काम करना बंद कर देता है. अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डज ओनली क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस? Other kinds of microorganisms like bacteria, virus, protozoa and fungi are also responsible for different diseases that affect humans. You have learned about viruses which are smaller than bacteria and can grow and reproduce only living cells. Let us see how they are harmful to us. अभी इसमें कुछ बैक्टीरिया है जो हमको दिए हुए हैं कि उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उनका प्रिवेंशन क्या है और मोड ऑफ किस पर्टिकुलर कैरियर के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. फर्स्ट इज योर एड्स. एड्स स्प्रेड्स थ्रू वायरस, थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स. प्रिवेंटिव मेजर्स है इसके सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड अवॉइड रीयूज ऑफ निडल्स एंड इंजेक्शंस. ये आपने सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ देखी होगी कि आपके जो बार्बर्स होते हैं, आपका जो जाम होता है, दे यूज डिफरेंट
ब्लेड फॉर डिफरेंट कस्टमर। वाई? ताकि अगर कोई कस्टमर को एड्स है और आपको पता नहीं है तो उसकी ब्लेड तो उसके ऊपर उसने ब्लेड यूज़ कर दी और फिर वही ब्लेड वो दूसरे पे यूज़ कर देगा तो वो वायरस दूसरे पर्सन को भी लग जाएगा। सेम गोज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्ट और ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ अ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। देन देयर इज हेपेटाइटिस। Hepatitis या hepatitis, it also comes from a virus. It happens from contaminated water and food. और इसका एक ही प्रिवेंटिव मेजर है, दैट इज क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड। देन देयर इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वायरस, कॉन्टैक्ट विद infected person, personal hygiene and avoid contact with infected person। इन्फ्लुएंजा इज अ वायरस और कंटेजियस किस वे में है कि अगर आप किसी इंसान को इन्फ्लुएंजा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसके साथ कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक, तो मुझे भी वो हो सकता है। देन देयर इज मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। मीजल्स एंड चिकन पॉक्स इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वायरस। सेम मोड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स वैक्सीनेशन है, चिकन पॉक्स का भी है, मीजल्स का भी है। अनकंटेमिनेटेड वाटर मतलब साफ पानी पीना और क्लीन फूड खाना है। मीजल्स एंड चिकन पॉक्स इज वेरी डिफरेंट। चिकन पॉक्स आपकी बॉडी पे बॉयल होते हैं बट एक सर्टेन डिस्टेंस के थ्रू होते हैं, बट बहुत बड़े होते हैं। मीजल्स में बॉयल्स नहीं होते बट आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे रेड मार्क्स आते हैं और वो रेड मार्क्स डिस्टेंस पे नहीं होते। लगभग आपका, अगर आपको समझो मीजल्स हुआ है तो अगर मेरा ये जो पूरा हाथ है तो ये पूरे हाथ पे मीजल्स आ गए, मतलब क्या, जब मुझे इचिंग होगी तो ये पूरा हाथ रेड हो जाएगा, पूरा हाथ पे जो पोर्स है वो रेड एक्टिवेटेड रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी पूरी स्किन रेड दिखने लगेगी। दैट इज वन डिफरेंट इफेक्ट ऑफ मीजल्स एंड डिफरेंट इमेजिनेशन फॉर चिकन पॉक्स। देन देयर इज योर बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। सेम वायरस है और एनिमल्स के और बर्ड्स के थ्रू होता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है इसमें, और कोई भी मीट खा रहे हो, कोई भी नॉनवेज खाना खा रहे हो तो उसको प्रॉपरली कुक करना पड़ता है। डेंगू आपका मस्कीटो बाइट से होता है, विच इज ऑल्सो अ वायरस। डेंगू में आपको एनवायरनमेंट क्लीन रखना पड़ता है कि ताकि आपके आजू बाजू में जो सराउंडिंग है उसमें कोई भी ठहराव वाला पानी ना रहे। अगर आपकी गटर है तो गटर फ्लो होती रहनी चाहिए। आपका वेट गार्बेज टाइम टू टाइमली गार्बेज वाले लेके जाने चाहिए। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड करते हैं और फिर उन मस्कीटोज के थ्रू आपको डेंगू या मलेरिया का वायरस होता है। न्यूमोनिया, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है, आपके इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू होता है। इन्फेक्टेड पर्सन जब बात कर रहा है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो एयर में जब सस्पेंड रह जाते हैं तो उसको कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी नॉर्मल पर्सन उससे इन्फेक्ट हो सकता है। इसका वैक्सीनेशन होता है और इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट अवॉइड करना रहता है। देन देयर इज लेप्रेसी। लेप्रेसी इज काइंड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिजीज, यू कैन से, कि मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं सर, एक्चुअली आपकी स्किन भी थोड़ी वेयर आउट होने लग जाती है, थोड़ा स्किन सड़ने लग जाती है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। लाइक अभी आप ये मसल रिलैक्स है, पर जब ये मसल अगर मैं ऐसे करूँगा या फिर ये मसल बहुत एक दूसरे को चिटकने लग जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यू कैन से लाइक व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको, या तो फिर कह सकते हो कि जब अभी ये हाथ है मेरा तो ये मसल रिलैक्स है, पर जब मैं ऐसे करूँगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड है। ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड है मतलब क्या है, यहाँ पे जो मसल है वो पूरा सिकुड़ गया है, पर जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मसल रिलैक्स है, ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड सिर्फ इतने मसल पे, कभी कभी ऐसा होता है ये हाथ और ये हाथ ऐसे अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन या डिफरेंट वेज में भी हो जाता है। लंबर पंक्चर से ठीक होता है वो, अगर आप चीज़ गूगल कर सकते हो उसको। कॉलेरा आपका बैक्टीरिया से होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, और उसके लिए भी क्लीन खाना और क्लीन पानी पीना पड़ता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, जो मस्कीटो के बाइट से होता है और अनक्लीन सराउंडिंग्स की वजह से भी होता है, जिसका प्रिवेंशन है क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग्स, अवॉइड स्टैगिंग ऑफ वाटर एंड कंट्रोलिंग मस्कीटो। आपकी डैंड्रफ है, रिंग वॉर्म है, स्केबीज है। डैंड्रफ और रिंग वॉर्म क्या होता है, डैंड्रफ आपके बाल में होता है, रिंग वॉर्म आपको जो स्किन रैशेज होते हैं, स्किन एक्जिमा होता है वो होता है, और स्केबीज इज अ बिट डिफरेंट। स्केबीज थोड़ा सा अलग होता है, फंजाई के थ्रू होता है, मतलब आपके बॉडी पे जब एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से फंगस जम जाता है तो वो आपको डैंड्रफ या रिंग वॉर्म दे सकता है।
कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और हिज और हर बिलोंगिंग्स लाइक क्लोथ्स, कि मतलब अगर ये तीनों डिजीज से कोई इन्फेक्टेड है तो आप उसकी बिलोंगिंग्स को छुओ मत, उसके कॉन्टैक्ट में मत आओ, ज़्यादा देर तक मत रहो, इतना टाइम नहीं लगता उसको स्प्रेड होने के लिए, बट उससे थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखो। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है इसमें, और इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट आप नहीं रखो तो बेहतर है। सो दिस वॉज द लास्ट लेक्चर फॉर यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी बीमारी अगर कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम जब आप उस पर्टिकुलर पैथोजन, उस पर्टिकुलर वायरस या उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर देते हो तो उससे रिलेटेड चीज़ आप, उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक आप देते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपको नहीं पता है वो वायरस क्या है, वो पैथोजन क्या है, वो बैक्टीरिया क्या है, तो आप उसको जितने सिम्टम्स है उसकी एंटीबायोटिक देते जाते हो, और फिर बाद में क्या करते हो आप, वो अगर ठीक हो रहा है तो आप एक एक करके सारी एंटीबायोटिक्स के नाम कट करते जाते हो। मतलब उसको 4 एंटीबायोटिक दिए तो चारों काम कर रही है और उसकी बॉडी रिकवर कर रही है, तो एक एंटीबायोटिक निकाल दो तो 3 एंटीबायोटिक दे रहे हो तो उसकी बॉडी रिकवर कर रही है, फिर आप 2 दे रहे हो तो भी रिकवर कर रही है, पर जब 1 दे रहे हो तो दोनों में से कोई एक जो रहेगी उस वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की कमी उसको है। मतलब क्या है, बाकी जो 4 में से जो 3 थी वो तो फिर भी ऐसे ही वो खा रहा था, उसका साइड इफेक्ट चल रहा था उसको, पर जो एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक थी वो जब निकाल दोगे आप उसके शेड्यूल में से, डोसेज में से, तब उसकी बॉडी अलग सिम्टम्स और अलग रिएक्ट करने लगेगी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया या वायरस है जो उस एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।